चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम हो जाएगा क्योंकि आपकी आगे क्लासेस भी होंगी। ठीक है। आज हम अप्रैल सेकेंड वीक का करेंगे। अभी एक्चुअली क्या है, जो मई का फोर्थ वीक है उसका ढंग से कंपाइलेशन नहीं हो पाया। जैसे ही कंपाइलेशन हो जाएगा तो हम मई फोर्थ का भी कंप्लीट कर देंगे। तब तक हम अप्रैल का भी क्लियर करते हुए चलते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी अभी 14th को। तो उसी हिसाब से हम पूरा क्लियर करते चलेंगे। ठीक है जी। थोड़ा रिवीजन भी करते रहिए जो आपने करवा अभी करा है। हमने जो जो पहले करे सर। कब तक क्लास चलेगा? सेशन 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा चलेगा। ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, 1 घंटा मैक्सिमम। थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो सकता है, 10-15 मिनट ऊपर। 1 घंटे में हम से रैप अप कर लेंगे। आप भी फ्री, मैं भी फ्री। ठीक है जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये कोट ऑफ द डे है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। ठीक है, महात्मा गांधी का कोट है। मतलब जो भी आप फ्यूचर बनाएं, जो भी आप फ्यूचर ऑफिसर बनना चाहते हैं, फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, वो कैसे डिसाइड होगा? वो कैसे डिसाइड होगा? वो आज का जो आप करेंगे उससे डिसाइड होगा। ठीक है। जो आज करेंगे आप, जैसे पढ़ाई करेंगे आप अपने लेसन्स करेंगे, आज का जो रूटीन है उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो आपका फ्यूचर तब डिसाइड होता है जो आज के करने से। मतलब आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, तो वो आप फ्यूचर में जाके नहीं कर सकते क्लियर। पहले उसके लिए आज आज से आपको उसके लिए पूरा एक सेटअप क्लियर करना होगा, ताकि मैं जो फ्यूचर में होने वाला उसका एक पहले से ही एक प्रेजेंट में सिचुएशन में उसका एक स्टेप बाय स्टेप रूटीन या गाइड फॉलो करूँ। ठीक है जी। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेगमेंट है पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव। चलिए, पहला जो टॉपिक है वो है आज का आरोग्य आरोग्य वन इनिशिएटिव। ठीक है। ये है आरोग्य वन इनिशिएटिव। ये किसने इनिशिएटिव है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, कुछ नहीं है ज़्यादा याद रखने की जरूरत, कुछ है नहीं इसमें। आरोग्य वन इनिशिएटिव किसका है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसमें हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आसपास के, मतलब जो हमारी नेशनल हाईवेज है उसके आसपास जितने भी हमारा स्पेस है, उसमें हम क्या मेडिसिनल ट्री प्लांट लगाएंगे। और कुछ नहीं करेंगे, क्या मेडिसिनल ट्री प्लांटेशन करेंगे। जैसे कि नीम का पेड़ लगा दिया, आंवला का पेड़ लगा दिया, इमली का पेड़ लगा दिया। ठीक है, ये सब जितने भी मैंने लिखे पड़े हैं यहाँ पर, ये पेड़ हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। ठीक है। खाली जगह यूटिलाइजेशन करेंगे किसका? खाली जगहों का। और उसमें कोई भी ऐसे फालतू के ट्री लगाने से अच्छा है कोई हम मेडिसिनल प्लांट लगा दे, क्योंकि जो हमारे हेल्थ सेक्टर को भी वो दे, एक हेल्प करे। ठीक है। तो ये केवल यही है इतना इसमें। आरोग्य वन इनिशिएटिव में दो चीज याद रखनी है आपको। क्या है? एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया का इनिशिएटिव है। दूसरा क्या है? मेडिसिनल टी प्लांट लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? तो नेशनल हाईवे, जो फोटो देख रहे हो, नेशनल हाईवे के जो आसपास जो खाली जगह है या बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर हम ये मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे। ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? बहुत जगह आपने पढ़ा हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है ऑटोनॉमस का? तो मतलब पता है कि खुद ही रेगुलेट करती है अपनी चीजें। ठीक है गवर्नमेंट के अंदर, पर इसमें ऑटोनॉमी है। ठीक है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ये एक्ट के थ्रू बनी है, किसी एक्ट के थ्रू बनी है। तो कौन से एक्ट के थ्रू बनी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। ठीक है। ऑपरेशनल कब हुई थी? 1995 में। ठीक है जी, समझ गया। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब किसी एक्ट के थ्रू बनी है। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 98 के थ्रू बनी है। और ऑपरेशनल कब हुई है? 1995 में। ठीक है। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। और पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है जी। ये है बस इसमें। आरोग्य वन इनिशिएटिव हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हम सरल एआई प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये है एक एआई प्लेटफॉर्म। किसने बनाया है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने बनाया है। ठीक है, और किसने नहीं बनाया। ठीक है। केवल यही क्वेश्चन आ सकता है इसमें, सरल एआई प्लेटफॉर्म किसने बनाया? नेशनल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने बनाया है। ये कर क्या रहा है? ये बेसिकली एक
जो एकेडमिक रिसर्च है और जो पब्लिक है उनके बीच में ब्रिज करने का एक प्लेटफॉर्म है, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स साइंस से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, ये रिसर्च करनी है, तो आप यहाँ जाके कर सकते हैं। ठीक है, ये 18 इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करेगा आपको इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। दो ही चीज़ें याद रखने वाली है कि किसका इनिशिएटिव है। अनुस, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, ANRF, सरल AI प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के थ्रू बनी होगी। ठीक है जी। कब से कौन सा एक्ट है? ये वाला एक्ट है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के। और ऑपरेशनल कब हुई है? 5 फरवरी 2024 को। कुछ नहीं करती, स्ट्रेटेजी डायरेक्शन है साइंटिफिक रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द नेशन। ये काम है इसका, केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखी है, कुछ काम नहीं है इसका, यही है बस। ठीक है, दो तीन चीजें याद रखने के लिए है इसमें। सरल AI प्लेटफॉर्म किसने बनाया? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। ठीक है, बस यही है इसके अंदर। ये देखो फोटो इसकी लगा रही है, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शांति एक्ट 2025। अब ये है तो एक्ट 2025 का, पर अभी न्यूज में था। कोई पार्लियामेंट में शायद से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे थे किस मिनिस्टर से, तो ये शांति एक्ट न्यूज में आ गया था। तो ये है क्या चीज? ये है, इसका फुल फॉर्म जो है शांति एक्ट का, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इतना लंबा इसका वो बना दिया है, बताओ नाम। ठीक है, शांति एक्ट ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन यही आएगा भाई कि शांति एक्ट किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें होगा क्या, एक्ट बना रखा है तो इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कैसे हमें अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको आगे बढ़ाना है, उसको मतलब यूज करना है। उसके अंदर सारे एक्ट के अंदर हो गए। ये दो 2025 में एक्ट हमारा पास हुआ था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है देखो, प्रेसिडेंट अप्रूवल कब मिला है? 2025 में, दिसंबर में। ठीक है, अब इसमें टारगेट क्या लिखा हुआ है देखो, इस एक्ट के अंदर, ये कल भी बताया था मैंने, न्यूक्लियर एनर्जी, जहाँ हम रिएक्टर वाली बात कर रहे थे, फास्ट प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर में, कि हमारा जो 2027 का जो हमारा टारगेट है, 2047 का सॉरी, 100 गीगावाट हमें करना है। ठीक है, न्यूक्लियर की कैपेसिटी अपनी, ये देखो। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेसिटी कितना करना है? 100 गीगावाट, गीगावाट बाई ईयर 2027। ठीक है, अब इसमें देख लो इसके एम रखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। प्रमोट डेवलप न्यूक्लियर आयोनाइजिंग रेडिएशन, एंश्योर द सेफ एंड सिक्योर। कुछ नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है ऐसी चीजें, अपने इंफॉर्मेशन के याद करिए। पर शांति एक्ट अगर आता है क्वेश्चन में वन लाइनर में, तो हम किससे रिलेट कर देंगे? सीधे न्यूक्लियर एनर्जी से। या उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि शांति एक्ट की फुल फॉर्म बता दीजिए, तो आप लिख देंगे सीधे, मार्क कर देना, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है जी, ये टॉपिक भी क्लियर। चले आगे, चलते हैं जी आगे। अब है नेक्स्ट इनिशिएटिव, वुमनिया इनिशिएटिव। ठीक है, इसका नाम है वुमनिया इनिशिएटिव। ठीक है, ये लॉन्च ईयर कब हुआ था? 2019 में। ये अभी न्यूज में था तो इसलिए मैंने स्लाइड में डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि वुमनिया इनिशिएटिव क्या चीज है, या किस मिनिस्ट्री के अंदर है। ठीक है जी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, उसने लॉन्च किया था। ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसका? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है जी। ये दो दो चीजें हैं जो पूछी जा सकती है कि वुमेनिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था, 2019, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो हो सकता है ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन भी हो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन से रिलेटेड नाम है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन मार्क कर देंगे, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर है। ठीक है, कोर इसमें क्या चीज है, ये बनाया क्यों गया इनिशिएटिव, मतलब क्यों है? तो जो भी वुमेन इंटरप्रेन्योर्स है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, तो जो भी वो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो डायरेक्टली सेल कर पाए थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ही पोर्टल है, जिसमें क्या है, जो भी MSME प्रोडक्ट्स बना रही है उसको हम गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है उस पोर्टल से। ठीक है, गवर्नमेंट को कितनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कई बार अपने जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनकी या PSUs है, वो डायरेक्शन देती है कि जो भी आप अपने इन्वेंट्रीज खरीद रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज करने के लिए या फिर गवर्नमेंट PSUs में यूज करने के लिए, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीदिए। ठीक है, तो हमने ये इनिशिएटिव बना दिया है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हेल्प करेगा किसको? वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को और सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कि वो अपने सारे प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर पाए किस पे? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पे।
ठीक है, तो यही इसका काम है, यही वुमेन इंडिया इनिशिएटिव है। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी रिड्यूस करेगा और डिपेंडेंस खत्म करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया टॉपिक, आगे चलते हैं। ये फोटो मैंने इसलिए लगा दी, आपको याद रहेगा कि वुमेन इंडिया इनिशिएटिव किसका था और क्या इसमें हो रहा है। ठीक है जी, फोटो से याद होता है, मैंने ये पहले भी बताया कि ऑडियो विजुअल अब दोनों जब तैयारी करते हैं तो ऑडियो से दिमाग में जाता है और वीडियो से आपकी आंखों से जाता है। ठीक है, कान भी सुन रहे हैं, आंखें भी सुन रही है, तो जब भी एग्जाम होगा तो डायरेक्ट आप अपना इन्फ्रेंस लगा के दिमाग में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है वीडियो वो इमेजेस देख के, कि आप आंसर मार्क कर पाए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो सीधे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कुछ भी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ई सेफर प्रोग्राम। अब देखिए जी, ये क्या चीज है। ई सेफर प्रोग्राम, मोड में चलिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे। इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है आज। चलिए, ई सेफर प्रोग्राम हम देख पढ़ रहे थे अभी। तो ई सेफर प्रोग्राम देखिए, ये सीडैक्ट हैदराबाद ने बनाया है। ठीक है, किसके साथ मिलकर बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर बनाया। ठीक है, मेदी। और इसमें और कौन इन्वॉल्व है? रिलायंस फाउंडेशन एंड ई सेफर। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन, सीडैक हैदराबाद और मिनिस्ट्री ऑफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप रह गया, ये वाला, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था हमारा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। हो क्या रहा है कि जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे कि वो अपना जो भी उनके वो बनाते प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सेल कर पाए। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में होता क्या है, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज है, गवर्नमेंट पीएसयू है, गवर्नमेंट वो हैं, ऑफिसेस हैं, वो यहाँ से अपने जो भी उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वो खरीदते हैं। ठीक है, अपना प्रोडक्ट का वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ठीक है, बीच में है यहाँ पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बीच में ई मार्केट प्लेस है लिखा हुआ ही है, गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब क्या? मार्केट है, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बिकते होंगे। तो वुमेन या इनिशिएटिव में क्या है, हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को पकड़ रहे हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पकड़ते हैं जो वुमेन रिलेटेड है, उनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट उनके प्रोडक्ट्स खरीद पाए। ठीक है जी, यही हो रहा है और कुछ नहीं। लॉन्च ईयर 2019 का है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। गलती से भी मार्क मार्क कर देना कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का इनिशिएटिव है। वुमन वुमन यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलें। किसी को कहीं पर भी वॉइस इशू हो रहा होगा तो बता देना मुझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं यहाँ से बोल रहा आगे नहीं आ रही आवाज, तो वॉइस इशू का बता दिएगा प्लीज। ठीक है जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ई सेफर प्रोग्राम। बनाया किसने? सीडैक हैदराबाद। ठीक है, और ये किसके अंडर बना है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। दो लोग यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं, रिलायंस फाउंडेशन एंड सीडेक हैदराबाद। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ नहीं करना है, हमें साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलानी है। किसमें? रूरल वुमेन अक्रॉस इंडिया। साइबर साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो बता सकता है? साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड, डिजिटल इंफॉर्मेशन, मोबाइल, इसमें भी कोई अगर साइबर स्कैम होता है या साइबर क्राइम होता है, उसके रिलेटेड हमें अवेयरनेस फैलानी है। तो ये सीधे सीधे नाम से ही पता लग रहा है। ई इलेक्ट्रॉनिक, सेव का मतलब सेव करेंगे, हर मतलब कोई वुमेन होगी या फीमेल होगी, प्रोग्राम है ई सेव हर प्रोग्राम, बस नाम हो गया याद। ठीक है, सीडेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक चीज और पढ़ लीजिए, ये भी न्यूज में रहा है बीच में, यशोदा एआई इनिशिएटिव। यशोदा एआई इनिशिएटिव क्या है? इंडिया का फर्स्ट नेशनल एआई लिटरेसी मूवमेंट है ये, मतलब इसमें हम लिटरेसी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वेमेन के बीच में। ठीक है, एआई लिटरेसी मतलब एआई से रिलेटेड लिटरेसी बढ़ाई जा रही है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने करा? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो कई बार भी क्वेश्चन आता है यशोदा एआई इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का है।
ये याद रखना। ठीक है, 2025 में होता है। क्या कर रहे हैं इसमें? तो एआई से रिलेटेड लिटरेसी हम पढ़ाए जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव फॉर वेमेन। ठीक है जी, ये टॉपिक भी क्लियर होगा। ये मैंने फोटो लगा रखी है सामने, तो आप इसको देखो, थोड़ा सा देखो, और आपको पता लगेगा ये क्या चीज़ है। ई सेफर मतलब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, हम इनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे साइबर क्राइम्स होते हैं, तो उससे आप बचिए। हमको सेव करनी है अपनी कौन, हर, हर मतलब फीमेल। आगे चलें। किसी को कोई डाउट तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के सीधे। आगे चलते हैं। चलिए जी। इंडियाज फर्स्ट, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, सॉरी इंडियाज फर्स्ट नहीं, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। ठीक है, ये है हमारा इंपॉर्टेंट फर्स्ट का सेगमेंट। चलिए जी, आगे चलते हैं। सबसे पहला इसमें जो है वो है ये वाला। देखिए जी क्या है। ये है हमारी फर्स्ट ओपनली क्वेयर पर्सन टू सर्व एज इंडियन नेशनल लेजिस्लेचर। तो मतलब ये पार्लियामेंट में, जो हमारी नेशनल लेजिस्लेटर है, पार्लियामेंट में वो फर्स्ट पर्सन है जो ओपनली अपने को एडमिट कर रही है मैं क्वेयर हूँ, और वो सर्व कर रही है वहां पर। इनका नाम क्या है? बनेका गुरुस्वामी। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि फर्स्ट ओपनली क्वेयर पर्सन टू सर्व इन इंडियाज नेशनल लेजिस्लेचर, तो कौन है? बनेका गुरुस्वामी स्वामी जी। ठीक है जी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहाँ से आई है? राज्यसभा में है एक्चुअली। ठीक है, क्वीर का मतलब, क्वीर का मतलब क्या होता है सर? एलजीबीटी क्यू वाला होता है ना, तो ठीक है, उन्हीं में से क्यू का मतलब जो होता है एल जी बी टी क्यू। ठीक है, सेक्सुअली ओरिएंटेशन का थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल से। एल का मतलब लेस्बियन, एल जी गे, बी बाइसेक्सुअल, बी टी ट्रांसजेंडर, क्यू का मतलब क्वेर। क्वेर मतलब ये एक्चुअली होती हैं, करेक्ट डेफिनेशन तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली ठीक है, आप इसे सर्च करिए इंटरनेट में, क्वेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो एलजीबीटी क्यू वाले जो होते हैं, एक्चुअली इतनी सारी टर्मिनोलॉजी बना दी है अब वेस्टर्न सोसाइटी ने, हमें खुद नहीं पता लगा किसका मतलब। हम तो दो लोग चीजें जानते थे, एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, ये चीज। अब बाइसेक्सुअल भी हो गया, क्वेयर भी हो गया, अब एलजीबीटी क्यू प्लस 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 भी आ गया। पता नहीं कितने प्लस लगा दिया है, मतलब अब प्रो प्लस भी आ जाएगा। तो थोड़ा ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। ठीक है सर, तो आप उसके बारे में पढ़ना क्या चीज़ होती है। ठीक है, वैसे ही इन्होंने, मैंने इनके बारे में पढ़ा था, तो ये अपने को ओपनली लेस्बियन एडमिट कर दिया अपने आप को, लेस्बियन। ठीक है, लेस्बियन आपको पता होगा, फीमेल फीमेल वाला जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, उसको लेस्बियन कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ओपनली एडमिट कर रखा है कि मैं लेस्बियन हूँ। ठीक है, मनिका गुरुस्वामी, ये फोटो लगा रखी है। ये सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट भी रह चुकी हैं। है क्या मतलब, है अभी भी। ठीक है, मनिका गुरुस्वामी जी। ठीक है, किसी का साइड से ओपन है कुछ माइक? प्लीज बंद कर दीजिए, मुझे माइक से उनकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, हो गया है। बहुत तेज आवाज़ आ रही थी माइक से। ठीक है, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मना नहीं करूँगा, पर फिर ऐसे में दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होने जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिखिए, तो सबको लिए थोड़ा क्लियर रहेगा कि चैट बॉक्स में क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया सबको। आगे चलें। मैंने कहा गुरुस्वामी याद रहेगा, फर्स्ट ओपनली क्वेर पर्सन इन नेशनल असेंबली, मतलब पार्लियामेंट में आई। कहाँ से? वेस्ट बंगाल के नॉमिनेट हुई है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में आई है। याद रखना, लोकसभा मत कर देना आंसर। है तो पार्लियामेंट में, दोनों पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का, लोकसभा भी राज्यसभा भी। पर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई है। सर आप कहाँ से हो? सर मैं मैं हूँ आपके इधर नॉर्थ इंडिया से। ठीक है, इंडिया से ही हूँ मैं आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलें। वर्ल्ड फर्स्ट 10 गीगा नेशन। 10 गीगा का मतलब क्या हो? ठीक है, हम सब इंडिया से हैं, याद रखिएगा। कोई स्टेट वगैरह बताने की जरूरत नहीं है। हम, बस मैं इतना बताऊं, मैं अरुणाचल प्रदेश से नहीं हूँ। ठीक है। ठीक है जी, थोड़ा मैं एनोनिमिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें और ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी एनोनिमिटी रखनी पड़ती है। ठीक है जी, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, किसी ने पूछा है। बस मैं अरुणाचल प्रदेश से नहीं हूँ, इतना मुझे पता है। नहीं, क्या बोला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट
10 गीगा नेशन देख लीजिए, वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अब 10 गीगा का मतलब क्या है कि इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड है जो है वो 10 Gbps पहुंच गई है। देख रही है। अब हमें यहाँ 30-40 Mbps में अटके पड़े हैं, यहाँ 10 Gbps पहुंच चुका है। कौन सा है? यूनाइटेड यूएई। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ठीक है। आगे इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो यही क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट 10 गीगा नेशन कौन सा है? यूएई में है। इन्होंने कुछ जो स्पेक्ट्रम है उसको अपग्रेड कर दिया है 6 GHz से, तो वो इसीलिए इनकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी है। तो यूएई आप याद रखना। चलो जी। अब मैं आपके हिसाब से यूएई देख लेते हैं। मैंने बोला था ना आपको, एटलस अपने साथ में रखना। कहाँ पर एटलस? सबकी एटलस है साथ में? एटलस सोते समय भी साथ में रखिए आप लोग। ठीक है। तो ये है यूएई। दिख रहा है आपको? ये पूरा का पूरा यूएई है, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला इसकी बाउंड्रीज है। वेरी गुड, वेरी गुड महाराज जी, वेरी गुड। एटलस साथ में होनी चाहिए। ये यूएई है, ये इसका कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है। ये दुबई है, ये इसके बगल में ओमान। और ये वाला पोर्शन भी छोटा सा जो यहाँ पर है, ये ओमान का ही पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, दिख रहा है सबको? यहाँ भी ओमान है, यहाँ भी ओमान है। ठीक है। ये पूरा का पूरा यही है। ये कतर हो गया उसके बगल में, ये बहरीन, ये कुवैत, ये सऊदी अरेबिया। वर्ल्ड कैलेंडर तो है। कैलेंडर? कैलेंडर नहीं, एटलस की बात करी थी। कैलेंडर के क्या करेंगे हम? ओमान। ठीक है। और ये इसके ऊपर कौन सा है? ये ईरान है, पूरा एरिया ईरान का एरिया। अब ये है हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मोज। सर कैपिटल दुबई है क्या? नहीं नहीं, कैपिटल दुबई नहीं है। आबू धाबी है। कैपिटल दुबई नहीं है, दुबई बहुत फेमस सिटी है आई नो, पर कैपिटल जो है अभी आबू धाबी है। ठीक है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज, ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यही पूरा का पूरा जो अभी सिचुएशन बनी है यूएस इसराइल की वजह से, वो यही सिचुएशन है, यहाँ पर हो रखा है। पूरा ब्लॉक कर रखा है इसे ईरान ने, कि कोई भी शिप यहाँ से इधर ना जा पाए और यहाँ से इधर ना जा पाए। ठीक है। इसीलिए पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ रहे हैं। और आपका जो एलपीजी सिलेंडर है, जो इसके लिए 40 40 50 50 दिन वेट करना पड़ रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। ठीक है जी। स्टेट ऑफ हॉर्मूज ये रहा। आप अपने एटलस में, वर्ल्ड एटलस में खोलिए, उसमें देखना इसे, इट स्टेट ऑफ हॉर्मूज का है। तो आपको चार चीजें दिखेंगी, फिर आपको दिखेगा पर्शियन गल्फ, ये है हमारा पर्शियन गल्फ। ठीक है। और ये वाला है गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आप अरेबियन, सॉरी, अरेबियन सी में पहुंच जाएंगे। इसको डिलीट नहीं कर सकता। यहाँ से आप सीधे बाहर आ रहे हैं तो अब अरेबियन सी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है। और इसी के अरेबियन सी से और वेस्टवर्ड जाएंगे तो आप इंडिया एंटर कर जाएंगे। ठीक है। ये ओमान है। ठीक है। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत ऊपर। ठीक है। यही ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो आप अपनी एटलस में देखिए प्लीज, तो आपको पता लगेगा कि और क्या क्या इसके आसपास है। चले जी, आगे चले। कोई इशू किसी को, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं इसको आगे बताऊंगा। चलते हैं आगे। चलिए जी। चलो जी, आ गए हम। इंडियाज फर्स्ट एफएमसीजी कंपनी टू सरपास 1 ट्रिलियन टर्नओवर। कौन सी है एफएमसीजी? एफएमसीजी का मतलब क्या है पहले तो? फास्ट म्यूजिक, म्यूजिक नहीं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, म्यूजिक नहीं है, मूविंग है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, कौन सी जो फर्स्ट इंडियन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी जिसने कि 1 ट्रिलियन का टर्नओवर पार कर दिया, वो है अमूल, आपकी प्यारा अमूल। ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि कौन सा एफएमसीजी है जिसने अभी टर्नओवर पास कर दिया अपना 1 ट्रिलियन का, तो वो अमूल आंसर आ जाएगा। ठीक है। 1 ट्रिलियन का मतलब कितना था? 1 लाख करोड़ टर्नओवर। ठीक है जी। ये आप खाते होंगे अमूल बटर, अमूल चीज, अमूल दूध, बहुत चीजें आती हैं अमूल की। ठीक है। थोड़ा सा अमूल के बारे में पढ़ लेते हैं। अमूल क्या है? कब फाउंड हुआ था? 1946 में। कहाँ? कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर, कहाँ? गुजरात में। आनंद, गुजरात में। ठीक है। सर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब ये है कि जितना भी उसका वो हो रहा है, मतलब पूरा प्रॉफिट लॉस मिला के जो भी चीजें बनती है वो लास्ट में टर्नओवर काउंट होता है। ठीक है। एक तो नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि जितना हम लॉस हटा दें उसमें से, जो भी उसको खर्चा करना है, ठीक है, वो हटा देते हैं, जितना भी उसका प्रॉफिट वो निकलता है नेट प्रॉफिट। मतलब एक तो पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपए का, 100 रुपीज की आपने
चीज़ ली थी, पर उसे बनाने में आपको 50 रुपये लग गए, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 50 रुपये का। 50 रुपये की कमाई हो रही ना। पर टर्नओवर क्या है? 100 का। ये 100 में बिक रहा है क्योंकि, तो ये हो गया टर्नओवर। ठीक है। अभी उसका हमने घटाया नहीं उसकी चीज़ें, मतलब वो अपने को वो भी तो देगा अभी। एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह देनी है, वहाँ पर जितने मशीनरी काम कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना पैसा लग रहा है, वो घटाया नहीं है। ठीक है। टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर, एक साल में कितना वो बिजनेस कर पा रहा है टोटल, ये होता है टर्नओवर। ठीक है जी। तो अमूल का पता लग गया, गुजरात। ठीक है। गुजरात में इसका 1946 में हुआ था, स्टैब्लिशमेंट बाय त्रिभुवन दास पटेल ने करा था, सर, अंडर गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई के पटेल के बारे में पता ही है आपको। फर्स्ट क्या थे वो हमारे फर्स्ट? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अभी बताया था मैंने अभी इससे 2-3 स्लाइड पहले। इनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है। ठीक है। क्या थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? आयरन मैन तो थे आयरन मैन तो है, पर एज ए डेजिग्नेशन उन्हें कौन सी वो मिली थी जब पहली बार हमारा वो बना था, पार्लियामेंट बनी थी, उसमें कौन सी डेजिग्नेशन थी उनके पास? जैसे प्राइम मिनिस्टर तो सबको याद होंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे उस टाइम पे? फर्स्ट जो हमारी वो थी, नहीं याद किसी को? तो मैं बता देता हूँ, चलिए। ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होम मिनिस्टर, वेरी गुड। रॉजर जी ने बहुत सही बोला, होम मिनिस्टर थे हमारे। ठीक है। अभी कौन है होम मिनिस्टर हमारे? बता सकते हैं होम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट हमारे, प्रेजेंट लोकसभा में? प्रेजेंट लोकसभा में कौन है होम मिनिस्टर, बता दीजिए कोई कमेंट बॉक्स में लिख के। अमित शाह जी, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं, राजनाथ सिंह नहीं है, अमित शाह जी है होम मिनिस्टर। ठीक है। होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी है। ठीक है। और ये ब्रांड नेम अमूल कैसे आया? तो इसको पूरा नाम जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है। जिसका नाम कब हुआ था चेंज? देखिए, एक तो जूम के इतने पॉपअप्स है ना, ये मेरे को परेशान कर देते हैं, इधर से इसको इधर ले जाना पड़ता है। वॉज अडॉप्टेड इन 1950। ठीक है। ठीक है जी। सबको कोई दिक्कत, कोई इशू यहाँ पर? ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? आनंद, गुजरात में इसका है। ठीक है जी। अ, ठीक है, इसमें और तो कुछ है नहीं बताने को आपको। कोई बताना चाहता है? मोटा भाई, वैसे वेरी गुड, मेरा मोटा भाई है ठीक है। ठीक है, कोई बता सकता है कि अभी ये प्रेजेंट जो हमारी लोकसभा चल रही है कौन से नंबर की है? कौन से नंबर की वो है ये लोकसभा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? सर करंट अफेयर्स है क्या? हाँ जी हाँ जी, करंट अफेयर्स में आपको आपको याद रखना पड़ेगा कि इसी से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है कई बार भी, तो स्टैटिक भी कवर करेंगे हम साथ साथ। ठीक है जी। प्रेजेंट लोकसभा जो चल रही है वो कौन सी लोकसभा है? 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है। तो जो प्रेजेंट लोकसभा है जो हमारी, नहीं 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 नहीं, 18th नहीं है, 19th नहीं है, 18th है। 18th है अभी। 19 तो 229 से आएगी। 19 तो सब है। ठीक है, बताइए कोई बता सकता है तो। 18 तो सब, आगे चलते हैं हम। ठीक है, पहला ये टॉपिक आ गया अब, सिक्किम फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ये सिक्किम का एक पहला बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया। बनाया किसने? ट्राई शक्ति कॉर्प्स ने, जो कि इंडियन आर्मी की एक यूनिट है। ठीक है। ये है सिक्किम का फर्स्ट एवर बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन ईस्ट सिक्किम। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखें कि अभी ट्राई शक्ति कॉर्प्स में एक फर्स्ट बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया था, तो कौन से स्टेट में बनाया है? तो याद सीधा आंसर होगा सिक्किम। ठीक है। तो सिक्किम याद रखना कि यहाँ पर क्या बना है, बॉर्डर
में विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्टैब्लिश किया गया है। चलें आगे चलें। सिक्किम सुंदरी करके इसका नाम है। ये देखिए, सिक्किम सुंदरी। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें कि भाई ये सिक्किम सुंदरी है क्या जी? तो कुछ नहीं है, रेडियो स्टेशन है। किसने करा है? ट्राई शक्ति कॉर्प्स, जो कि इंडियन आर्मी की एक विंग है। ठीक है, यूनिट है। चलिए जी आगे चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनरी साइंसेस। ठीक है जी, ये आपको पता होगा, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, वन तारा। वन तारा, ठीक है जी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वेटनरी साइंस है, जो पहली है वर्ल्ड की है यूनिवर्सिटी, एक वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेस। कहाँ बनतारा है? कहाँ पर? जामनगर, गुजरात में। अब इनको तो आप सब जानते ही होंगे। कौन है? अनंत अंबानी जी। ठीक है, इन्होंने ये बनाया, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो इन्हीं ने ये बनाया है वनतारा। ठीक है, ये तो ये इनको डेजिग्नेशन मिल गया है अब, वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनरी साइंसेज की यूनिवर्सिटी बना ली है। बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इतने बड़े बड़े जानवर है रखे हुए इन्होंने, बहुत एरिया में फैली हुई जामनगर, गुजरात में। ठीक है, तो आंसर किसने बनाई है? तो ये याद रखना कि कौन है इनके वो लीडरशिप, अनंत अंबानी जी। और ये कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात में। और नाम क्या है? वनतारा। क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है, वनतारा है क्या? वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेस। बहुत न्यूज़ में रह चुकी है, और अनंत अंबानी जी भी न्यूज़ में बहुत रहते हैं। चलते हैं आगे। ट्रेंडिंग अवार्ड्स, किस किस को अभी अभी रिसेंटली अवार्ड्स मिले, ये देखिए। सबसे पहला है मछली नेशनल अवार्ड। ठीक है, ये है क्या जी? ये अनीता चौधरी जी को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्हें फॉरेस्ट गार्ड रहते हुए काफ़ी अच्छी ड्यूटी इन्होंने अपनी निभाई है। ठीक है, अनीता चौधरी जी इनका नाम है, राजस्थान से है ये, और ये फॉरेस्ट गार्ड है। कहाँ पर? शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अवार्डिंग बॉडी कौन है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF ने इनको अवार्ड दिया है। बहुत अच्छा काम करा है ना, कंजर्वेशन से रिलेटेड, मतलब एनिमल्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इनको दिया गया है। अनीता चौधरी जी कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, तो बेसिकली जो फॉरेस्ट में क्या बेसिक यूनिट होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, ठीक है, वो देखता है। फॉरेस्ट गार्ड का मतलब क्या? फॉरेस्ट का गार्ड कर रहा है, नाम से पता लग रहा है। ठीक है जी, तो यही है अवार्डिंग बॉडी। याद रख लेना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नेचर। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि मछली नेशनल अवार्ड किसको मिला है? अनीता चौधरी जी को। ठीक है, ये है क्या मछली? अब इसका नाम क्यों रख दिया ऐसा, मछली सा? ठीक है, तो ये क्या है, इसका नाम रखा गया शेरगढ़ की लोकेशन, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान में। इतना पूछेगा नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट आया है यहाँ पर से। ठीक है, तो आप अगर सर्च करेंगे उसमें अपने उसमें इंटरनेट वाइल्ड लाइफ में तो नहीं मिलेगा शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पर आप एक्सक्यूज में, आप उसमें सर्च करेंगे इंटरनेट में तो शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिख जाएगा। ठीक है, राजस्थान में लिखा है ना मैंने यहाँ पर, राजस्थान। ठीक है, द हॉनर इन नेम ऑफ मछली, ये क्या है, किसका नाम था? आइकॉनिक टाइग्रेस थी। टाइग्रेस कहाँ? रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर एक आइकॉनिक टाइग्रेस थी मछली करके, तो उसके नाम पे ही रखा गया है मछली नेशनल अवार्ड। देती कौन है? WWF देती है। वो वाली WWF नहीं, जो लड़ाई वाली होती है, रॉक वाली, स्टोन कोल्ड वाली, वो वाली नहीं, ये दूसरी वाली WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, अनीता जी अंदर है, अंदर है। समझे नहीं क्या बोल रहे हैं? अनीता जी ब्यूटीफुल, अच्छा सुंदर है, लेकिन ऑनर है तो क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, ये बात की बात है। सुंदर है, कोई भी अच्छा होता है, कोई सुंदर हो नहीं हो, पर उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, उनका काम की तारीफ करिए ना आप। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। चलिए जी, ट्रेंडिंग डेज में देख लेते हैं हम क्या क्या है ट्रेंडिंग डेज में। ट्रेंडिंग डेज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, अप्रैल 10 को आता है। ठीक है, थीम क्या है? होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। ठीक है, नेशनल सेफ मदरहुड डे अप्रैल 11 को है, इसकी थीम याद रखिए। वर्ल्ड पार्किंसन डे अप्रैल 11, ब्रिज द केयर गैप, ये इसकी थीम है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या, वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब बनाया जाता है? तो अप्रैल 10 में बनाया जाता है, इसकी थीम याद रखना। और ये मनाया क्यों जाता है? बर्थ एनिवर्सरी किसकी? डॉक्टर हैनेमैन, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी बोला जाता है इन्हें, डॉक्टर हैनेमैन को। ठीक है, जर्मन डॉक्टर से, याद रखना आपको। ठीक है,
और आप होम्योपैथिक मेडिसिन अगर खरीदोगे ना तो उसमें काफ़ी उसमें लिखा रहता है इनका नाम, होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर हैनमैन करके। ठीक है जी, चलिए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे हो जाएगा आपका 10 अप्रैल 10, याद रखना आप उसको। पार्किंसन डे, वर्ल्ड पार्किंसन डे भी याद रखना। जितना हो पाए उतने डेज आप याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि हर डे तो आप मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो हर चीज याद नहीं रहती। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी आ गया हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। ठीक है जी, चल रहे आगे चलते हैं। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है, INS शून्य। ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल यही पूछेगा INS शून्य है क्या जी। ठीक है, तो INS शून्य है क्या? ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर पेट्रोल वेसल का मतलब क्या है? ऑफशोर जाएगी, मतलब जो हमारा बीच है, अगर ये बीच है तो यहाँ से दूर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगी? पेट्रोल करेगी, सी में जाके, अंदर जाके। तो पेट्रोल का मतलब क्या होता है? पेट्रोलिंग। मतलब देखिए इधर उधर को भाई, दुश्मन देश का वो तो नहीं आ रहा, कोई इलीगल पायरेटिंग तो नहीं हो रही, या कुछ स्मगलिंग वगैरह तो नहीं हो रही। तो ऑफशोर पेट्रोल करती है बस। देख लीजिए जैसे पुलिस होती है पेट्रोल करती है इधर उधर, तो ये ऑफशोर पेट्रोल पेट्रोल वेसल है। किसकी है? इंडियन नेवी की। ठीक है, फंक्शनिंग कैसे कर रही है? इंडियन ओशन शिप सागर इज ए यूनिक मिशन। मिशन के अंदर है, इसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप यही याद रखना है कि INS शून्य है क्या। यही क्वेश्चन आता है कई बार। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन नेवी की। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आया है इस बार, इस वीक में। गैमा फोर। ये है गैमा फोर, क्या है ये गूगल का डेवलपर करा है गूगल ने। ये क्या है? एक AI मॉडल फैमिली का एक ओपन सोर्स AI मॉडल है। ठीक है जी, जैसे जेमिनाई है ना गूगल का AI मॉडल, तो वैसे ही एक गैमा निकाल दिया इन्होंने, गैमा 4 करके। पर इन जेमिनाई और इसमें फ़र्क क्या है? तो देखो जेमिनाई जो होता है ना, हम इसे क्लाउड बेस में यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक हमें जो गूगल का है पूरा एक क्लाउड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर वो होगा क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप का। जिस समय इंटरनेट में जेमिनाई डालते हैं तो जेमिनाई की सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्लाउड में इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रखी है, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम यहाँ से टाइप करते हैं, वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन देता रहता है। ये है, पर इसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत लगती है जेमिनाई को, काफ़ी हैवी वो है वो सोर्स AI मॉडल का। पर जो जेम है इससे क्या कर दिया हमने, इसको हमने डेवलपर्स को क्या कर सकता है, ये डाउनलोड कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। और ये बहुत ही मतलब वो है, इजी टू यूज़ वैसा टाइप का है। ठीक है, और इसे कस्टमाइज भी करा जा सकता है, जो डेवलपर हैं उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अपने अपने हिसाब से जो जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। ओपन मॉडल मॉडल का मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है इसे। तो बना बस क्वेश्चन यही आएगा कि जेमा 4 किसने बनाया है या किसने लॉन्च कराया है? तो गूगल का डी पॉइंट, गूगल ने बनाया। जी से जी याद रह जाएगा, जी से जमना, और जी से गूगल, गूगल का है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं जी। प्रोजेक्ट ग्लासविंग। ठीक है, प्रोजेक्ट ग्लासविंग ये क्या है? ये किसने लॉन्च करा है? एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक ने लॉन्च करा है। इसमें कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो ग्लासविंग जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी कोडिंग होती है, एंथ्रोपिक एक कंपनी है पता है, अभी ये बहुत न्यूज़ में थी। इसने क्या करा है, ये AI मॉडल है जिसके थ्रू आप कोडिंग कर सकते हैं, मतलब नए नए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आप पहले तो लैंग्वेज यूज सीखनी पड़ती थी। आप अगर आपने कॉलेजेस में देखा होगा तो हम कोडिंग सीखते थे, सॉरी, हम कोडिंग सीखते थे, उसके थ्रू हम कोडिंग। नो साउंड। हेलो, आवाज आ रही है? एक बार फिर से लिख दीजिए, नो साउंड है कि साउंड है कि नहीं है। क्लियर? महाराज जी आपको आ रही है? आपने नो साउंड लिखा है, जिसने नो साउंड लिखा है उसका बताइए। लिनोवो डब्ल्यू आ रही है, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। इंटरनेट का फ्लक्चुएशन चल रही है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर हम बता रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? प्रोजेक्ट ग्लास में एंथ्रोपिक। तो एंथ्रोपिक के बारे में अभी ये न्यूज़ में, इतनी न्यूज़ में आ गई थी, ये जो कंपनी है US बेस्ड, ठीक है, AI कंपनी। इसने क्या है, एक अपना क्लाउड, क्या लिखा होगा देखो, क्लाउड, क्लाउड एक AI
टूल बनाई थी जिससे क्या है आप कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है। जो कॉलेज में आप कोडिंग लैंग्वेज सीखते थे ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर डालिए आपको क्या बनाना है, वो अपना आप कोड लिख के देगा। आप वो उस कोड को यूज़ करिए और उससे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है। तो एंथ्रोपिक ने अभी अभी जब ये लॉन्च हुआ था, इसने क्लाउड लॉन्च करा था जब एंथ्रोपिक ने, तो क्या हुआ, इन्फोसिस के, विप्रो के, टीसीएस के एकदम से स्टॉक मार्केट में सब पूरा क्रैश हो गया था। सारे शेयर गिरने लग गए थे क्योंकि इन्फोसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टीसीएस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि अगर ये आप एआई से सारी कोडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो एंथ्रोपिक ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया था कोडिंग में। तो अब हुआ क्या, जब एंथ्रोपिक ने ये करा तो अब एंथ्रोपिक ने एक इनिशिएटिव ले लिया अपने में ही। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल मिसयूज को दूर करेंगे। कोडिंग जिसको, जो कि एआई कैपेबिलिटीज की कोडिंग है, उसको पोटेंशियल मिसयूज ना हो पाए, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट निकाला है जो जिसको बोले प्रोजेक्ट ग्लासविंग। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा, प्रोजेक्ट ग्लासविंग किसका है, एंथ्रोपिक का है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए कि एंथ्रोपिक प्रोजेक्ट ग्लासविंग कनेक्टेड है। और जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसी ने एक वो लॉन्च करा था एआई टूल जिसको बोलते हैं क्लाउड। क्लाउड से क्या होता है, कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग। ठीक है, कोडिंग के लिए मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना नए नए, तो वो कोडिंग के थ्रू बनते हैं। लैंग्वेज होती है जो पाइथन वगैरह जो होती है, वो कोडिंग वाली लैंग्वेज होती है। तो क्लाउड से क्या है, क्लाउड एआई के थ्रू आप कोडिंग कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं है। आप उसे इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो आपके लिए कोडिंग खुद करेगा, क्लाउड जो है एआई है। ठीक है। ठीक है, एंथ्रोपिक 2021 में फाउंड हुआ था। दो भाई बहन ने बनाया है, ये फोटो लगी है उनकी, डैरियो अमोंडिए एंड डेनेलिया अमोंडिए। ठीक है, ये दोनों उनकी फोटो है यहाँ पर। ये भाई बहन है, सॉरी पीछे, ये दोनों भाई बहन है। और ये यूएस बेस्ड कंपनी है एंथ्रोपिक। याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो हम मार्क करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आर्थमेस मिशन। ठीक है, ये कुछ नहीं है ज़्यादा याद, इतना बड़ा लिखा पड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको। नासा का मिशन है पहले तो, आर्टमिस। ठीक है, अब ये बहुत फेमस भी था। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, अपना मिशन लॉन्च किया। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आवाज़ जा रही है क्लियर? इंटरनेट बहुत परेशान कर रहा है मुझे। ठीक है, आप बता देना अगर न्यूज़ आवाज़ नहीं आती है तो मुझे क्लियर बता देना। ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा है आज इंटरनेट, सुबह क्लास लेने में फ़ायदा होता है इसीलिए इंटरनेट सही चलता है एकदम। ठीक है, ये है नासा का मिशन है। वॉइस क्लियर है ना? यस लिख दीजिए, नो लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए। वॉइस 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 क्लियर। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं, लेट हो रहा है वैसे ही। ठीक है, नासा का मिशन है। इन्होंने क्या करा है, अभी मिशन लॉन्च करा है और ये गए हैं कहाँ पर, मून पे। पर ये मून के अंदर नहीं गए, मून से बस फ्लाई बाय करा है, मतलब मून को टच करके वापस आ गए हैं। ठीक है, टच भी नहीं करा, मतलब उसके तरफ गए हैं, फिर एक चक्कर मार के वापस आ गए हैं। ठीक है, मून की तरफ। अब हुआ है क्या, ये आर्ट आर्ट में जो मिशन है ना, ये इन्होंने यूएस की नासा ने जो बना रखा है, इसमें क्या करेंगे, ये अभी स्टेजेस में चल रहा है, अभी ये सेकंड स्टेज है। जैसी थर्ड फोर्थ स्टेज होगी तो ये क्या करेंगे, लैंड भी करेंगे मून पे। जैसे ये है, ऐसे निकले हैं, ऐसे पास आ जाए। वॉइस वॉइस ब्रेकिंग, वॉइस ब्रेकिंग, इंटरनेट इंटरनेट, एक सेकंड रुकिए। बफरिंग वॉइस, बफरिंग वॉइस आ रहा है। इंटरनेट, एक सेकंड में चेक कर लीजिएगा इंटरनेट यहाँ पर। तो देखिए एक बार, दोबारा क्लियर आ रही है आवाज़, नहीं आ रही? हाँ गुड। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको एक बार। आज इंटरनेट का इशू हो रहा है एक्चुअली। सुबह क्लास ले लेते हैं ना तो इतना इशू नहीं होता, मैं घर में भी हूँ आज, तो थोड़ा इशू है। आज वीकेंड में घर आ गया था तो घर पे इशू हो गया, लाइट आ रही जा रही है, आ रही जा रही है, सुबह सुबह क्लास हो जाती है ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गई है।
थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हम क्या बता रहे थे? ये अर्थ है और ये मून है। तो इन्होंने क्या करा, अर्थ से निकले अपना स्पेसशिप लेके और यहाँ से वापस आ गए ऐसे घूम के अर्थ में वापस। तो ना फ्लाई बाय क्या है, उतरे नहीं है मून पे ये अभी। सेकंड स्टेज चल रहा है, क्योंकि जाएंगे, आगे जाएंगे, थर्ड या फोर्थ स्टेज में चले जाएंगे जब। तो ये अभी सेकंड स्टेज में, तो थर्ड या फोर्थ में ये लैंड भी कर जाएंगे। तो उन्होंने यही करा है इस टाइम पे। बहुत बड़ा मिशन है, अभी ये स्टेजेस में चल रहा है। इससे पहले जो है अपोलो जो 17 था, वो गया था कहाँ पर, 1972 में जो अपोलो 17 हमारा मिशन था, उन्होंने लैंड करा था कहाँ पर, मून पे। ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट से 10 डे की जर्नी थी, 10 दिन लगे इन्हें को ऑलमोस्ट वहाँ तक जाने में। ठीक है जी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना, इतना ट्रैवल देखो जी, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 4 लाख के लगभग डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल करा। ये सबसे ज़्यादा दूर गए कोई भी ह्यूमैनिटी में, अभी तक का जो ह्यूमन रेस है, जो पहली बार इतना ट्रैवल किया है। इससे पहले अपोलो जो 17 था वो गया था, पर वो भी कितना गया था, इतना माइल्स। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गए हैं यहाँ पर, इतना का माइल्स में अगर कैलकुलेट कर लेना, ये भी माइल्स, ये भी माइल्स, तो 248, ये 252। ठीक है, तो ये पहली जो ह्यूमन रेस है इतना भी गया था। नहीं, वो गया नहीं था, उसका कुछ और वो था उनका, शायद से उन्होंने केवल लॉन्च करा था वो, बस बाहर जाके उन्होंने उससे क्या बोलते हैं, स्पेस में जाके वापस आ गए। पर ये आगे तक गया है मून तक, स्टेजेस में चल रहा है ना, धीरे धीरे करके फोर्थ स्टेज या थर्ड स्टेज में आई थिंक ये लैंड कर जाएंगे, 1 2 3 स्टेज। ठीक है जी, पहली बार हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रोकन, देखिए जी लिखा है पर, जो अपोलो 17 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा था वो इन्होंने ब्रोक कर दिया है। तो ये इतना दूर जाके आए हैं। तो याद रखना क्वेश्चन ये आएगा, वैसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आर्टमिस मिशन जो है किसका है, तो नासा का मिशन है। किससे रिलेटेड है, तो मून से रिलेटेड है। ठीक है जी, इनके 4 मेंबर थे, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टियाना कोच, जेरेमी हैम्सन। ये 4 मेंबर थे इनके जो अंदर गए हैं, इनकी फोटो भी लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे साइड में। ठीक है, ये फोटो है। ठीक है जी, नासा के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। नासा कब बनी थी, 1958 में बनी थी, October 1, 1958 में। ठीक है जी, और हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका। और जो उनके अभी एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब जो हेड है इनके, उनका नाम है जेरड रॉक आइसमैन। ठीक है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस यही है। चलिए जी आगे, हो गया आपका अर्थ में मिशन, सेकंड मिशन क्लियर। याद रखना, अर्थ में मिशन किससे रिलेटेड है, नासा, नासा से भी किससे रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत इजी आता है, ये तो मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता दी कि आपके दिमाग में क्लियरर पिक्चर बन जाए कि कोई पूछे तो ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए, स्पोर्ट्स आ गया भाई, स्पोर्ट्स का सेगमेंट। सर इसका मिशन डेट, मिशन डेट अभी ये चल रहा है, एक्चुअली क्या है ये, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाला मिशन है। ऐसे नहीं कि आज ही लॉन्च करा एक दिन, ये भी चलेगा 4 5 साल या 10 साल का तो टोटल ड्यूरेशन है। आप थोड़ा सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको पता लगेगा। डेट नहीं पूछेगा, कौन लॉन्च, किस दिन लॉन्च किया, क्या करा। ठीक है, अप्रैल में कभी हुआ होगा। तो लंबा मिशन है, 10 दिन तो टोटल लग गया वहाँ पहुँचने में, तो लंबा मिशन है। ठीक है, क्वेश्चन केवल यही बन सकता है इसके, अर्थ में मिशन किससे रिलेटेड है या कौन सी स्पेस एजेंसी का, लिख देगा कैनेडियन स्पेस एजेंसी का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, या फिर जापानीज स्पेस एजेंसी का, या फिर यूएसए की स्पेस एजेंसी का, नासा। तो नासा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स सेगमेंट आ गया, पहला इसमें है टॉपिक, एशियन बॉक्सिंग एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। ठीक है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, कहाँ हुआ है, उलान बतार, मंगोलिया। ठीक है जी, मंगोलिया, अभी कल ही बात हो रही थी मंगोलिया के बारे में, पता है ना, किस किस कंट्री से लैंडलॉक्ड है ये मंगोलिया, कल बताया था आप लोगों को, 2 कंट्री से लैंडलॉक्ड है ये, कल 2 लोगों ने आंसर भी दिया था शायद से। ठीक, नहीं बता पा रहा कोई। मंगोलिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, 2 कंट्री से इसे पूरी तरीके से ये बंद कर दी थी, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ऊपर से कौन करता है, रशिया, बताया था, ऊपर से रशिया और नीचे से चाइना, और बीच में बेचारा मंगोलिया फंसा हुआ है। ठीक है जी, उलान बतार मंगोलिया में, ये उलान बतार इसका वो है, कैपिटल है। ठीक है जी, ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप वही हो, पहला प्लेस किसको मिला है, कजाकिस्तान को, कितने मेडल के साथ, 13 मेडल के साथ। इंडिया का पढ़ना है हमें, इंडिया से रिलेटेड पूछा जाएगा तो इंडिया सेकंड प्लेस में है,
ये देखिए 16 मेडल के साथ, टोटल मेडल 16 है इसके पास, इंडिया के पास। ठीक है जी। तो इंडिया सेकंड प्लेस में आया यहाँ पर। एशियन बॉक्सिंग एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 वेन्यू पूछेगा या फिर इंडिया की पोजीशन पूछेगा, तो इंडिया की पोजीशन क्या है? सेकंड है। ठीक है, कितने गोल्ड जीते इंडिया ने? 5 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, ऐसे देख लीजिए अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर लिखी है, ये इसलिए मैंने लगाया है कि आपको याद रह जाए। कजाकिस्तान टॉप स्पॉट में, और सेकंड में कौन सी है आपकी? कौन सी है सेकंड में? इंडिया। छोटा हो जाओ, एक सेकंड में मेरा छोटा, ठीक है। चलिए जी। हाँ, तो इसको इधर कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। सर ये सब याद नहीं रहता, ये सब याद नहीं रहता। द पॉसिबिलिटी है, बहुत मुश्किल है कि याद रखना, क्या करें? क्या करें का मतलब यही है कि आपको रिवीजन करना है। छोटा छोटा अपना नोट्स बना दीजिए, बहुत छोटा, बस 2-3 लाइन का। एशियन बॉक्सिंग एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इंडिया सेकंड, मंगोलिया सॉरी कजाकिस्तान फर्स्ट, ऐसे करके नोट्स बना दीजिए। वेन्यू, ठीक है, ये खत्म हो गया, एक लाइन पे खत्म। एशियन बॉक्सिंग एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ऐसे कर करके आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब मैं इसीलिए आपके लिए इमेजेस डाल रहा हूँ कि आपको याद रह पाए। ठीक है, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो आप पीपीटी देखें, वीडियोस देखें, जितना याद हो सके उतना करें। रिवीजन करने से बैक पेन होता है। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। रिवीजन करने से बैक पेन, बैक पेन तो तब होगा जब अगर जॉब अच्छी नहीं लगेगी। जॉब अच्छी लगेगी तो बैक पेन भी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा चलते फिर यार रहे करें, मतलब आपने थोड़ी देर पढ़ा, 1 घंटे पढ़ते हैं, तो फिर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए। मोबाइल मत यूज़ करिए प्लीज़ रेस्ट के नाम पे। ठीक है, रेस्ट करने का मतलब ये कि या तो आप डीप स्लीप ले लीजिए थोड़ा सा, या तो फिर टहल लीजिए। जैसे मैं अपने टाइम पे जब तैयारी करता था, तो मैं क्या करता था, लाइब्रेरी में पढ़ते थे हम लोग। तो हम अगर 1 घंटा जैसे हो गया, मैं तो मेरी सीटिंग थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैं जब 2 घंटे पढ़ लेता था, 2 घंटे बाद मैं वॉक में चले जाता था, 5-10 मिनट की वॉक में। ठीक है, वॉक करने के बाद थोड़ा अपने स्ट्रेचिंग करी इधर से उधर के, फिर दोबारा पढ़ने बैठ गया। तो ऐसे करना होता है, लगातार मत बैठिए नहीं तो दर्द हो। 1 प्लेस में और इंडिया सेकंड प्लेस में। वेन्यू कहाँ था? मंगोलिया में। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा आर्चरी। ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है? बैंकॉक में हुआ है अभी। वर्ल्ड की है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में इसका वेन्यू था। इंडिया ने फर्स्ट प्लेस जीती है। आर्चरी से याद रख लेना का, इंडिया ने फर्स्ट प्लेस जीती है। कहाँ पे? वर्ल्ड पैरा आर्चरी। पैरा का मतलब है, एक तो नॉर्मल आर्चरी होती होगी, वर्ल्ड आर्चरी सीरीज, ये पैरा आर्चरी है, मतलब जो कि डिसेबल्ड लोग होते हैं उनकी एक एथलेटिक सीरीज होती है। ठीक है, तो वो पैरा आर्चरी। 16 मेडल जीते इंडिया ने पूरे, और इंडिया फर्स्ट प्लेस में आई है। सेकंड प्लेस में कोरिया है, थर्ड प्लेस में इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। कोशिश करिए कि थोड़ा विजुअलाइजेशन बना दें अपने दिमाग में, तो मार्क हो जाएगी आंसर वहाँ पर एग्जाम में। एक ये वो देख लीजिए स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स की स्कीम है, जो कि 2014 में हमने लॉन्च करी थी। टॉप्स स्कीम भी बोला जाता है इसे। ठीक है, ये करती क्या है? ये यंग जो एथलीट्स है उनको स्पेशलाइज, एक तो पहले तो ये हंट करेगी, जो भी हमारे एथलीट एलीट एथलीट्स है उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वर्ल्ड क्लास कोचेस देगी, और इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, मंथली इंसेंटिव्स। तो उनको हम तैयार करते हैं हम आगे बड़े बड़े मैचेस के लिए और वर्ल्ड सीरीज के लिए। तो ये स्कीम जो यूज गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने टॉप्स करके, जो कि 2014 में लॉन्च करी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप्स स्कीम किससे रिलेटेड है, तो सीधा सीधा ही आप लिख देना स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर एथलेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 2014 में लॉन्च करी थी। पैरा सीरीज याद रहेगी आपको, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज। चलिए जी आगे चलते हैं, ट्रेंडिंग अपॉइंटमेंट्स में पहुंच गए। चलिए ये नेक्स्ट सेगमेंट हमारा ट्रेंडिंग अपॉइंटमेंट्स। पहला देख लेते हैं इसमें की कौन कौन से। कार्लोस अल्काजार। ठीक है, ये कौन है? टेनिस प्लेयर है,
तो बता सकता है कौन सी कंट्री के हैं ये? नंबर वन पर हैं, काफ़ी सारे आपके वो भी जीत रहे हैं, जो हमारी क्या होती है, टेनिस सीरीज जो होती हैं, वो जीत रहे हैं। कौन सी कंट्री के हैं ये? कुछ कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? अब क्लियर है? थोड़ा लेट शो कर रहा है, इंटरनेट का आज इशू है, तो थोड़ा इसको चल रहा है जी। ठीक है, आज इंटरनेट ने पूरा परेशान करके रख दिया है हमें। अब सही है। आज ऐसे ही करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। कभी सही होगा कभी नहीं होगा, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जब भी इशू हो रहा है। ठीक है। कार्लोस अल्कराज, कोई बता सकता है कौन सी कंट्री के हैं ये? टेनिस प्लेयर है, बहुत बढ़िया। अब तो ये काफ़ी सारे सीरीज भी जीत चुके हैं, बहुत छोटी एज के हैं। नहीं पता। स्पेन के हैं, स्पेनिश। ठीक है जी। इसको क्या, इनको क्या है, इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। ठीक है। 7 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। ठीक है। तो इनको क्या बनाया है, इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है जी। डॉक्टर विम वॉलकर, ये वेटरनरी इकोनॉमिस्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक एडवाइजर। और इक्विटस सिक्योरिटीज को उनका क्या बनाया गया है, रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ग्लोबल इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इक्विटस। ये पढ़ लेना आप। विजय ये इंपॉर्टेंट है इनमें से, पीटर मार्गेर। ठीक है, ये हंगरी के हैं। दो इन पे इंपॉर्टेंट है, कार्लोस एल्काराज, और कौन है इंपॉर्टेंट है, पीटर मार्गेर। ये हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने हुए। ठीक है। बहुत सालों बाद वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो इनका नाम याद रखना आप, पीटर्स मार्गेर। और एक है इन्फोसिस के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने, कार्लोस एल्काराज। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे। एक इम्पॉर्टेंट और है अपॉइंटमेंट में, विभोर जैन जी। इनको क्या बना दिया गया, एमडी और सीईओ बनाया किसका, ओएनडीसी का। ठीक है। ओएनडीसी का एमडी और सीईओ बनाया गया। तो ओएनडीसी है क्या, कुछ नहीं है, जैसे यूपीआई है ना, वैसे ही एक ओएनडीसी भी है, पर यूपीआई बैंकिंग के लिए है, और जो ओएनडीसी है ये किसके लिए है, ये ओएनडीसी है जो हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं खरीदते हैं ना, उसके लिए ओएनडीसी है। ओएनडीसी में ऐसा होगा कि अगर कोई सप्लायर जो है वो रजिस्टर करता है ओएनडीसी में, और अमेजोन भी फॉर एग्जांपल ओएनडीसी में, और फ्लिपकार्ट भी ओएनडीसी में, तो उसका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में भी दिखेगा, और अमेजोन में भी दिखेगा। अभी तो आपको अलग से वो करना पड़ता है सबके लिए, कि आपको अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आप अमेजोन में भी रजिस्ट्रेशन करिए, और फिर फ्लिपकार्ट में भी रजिस्ट्रेशन करिए, या मीशो में भी रजिस्ट्रेशन, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। तो अगर ओएनडीसी पे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है कोई भी सेलर ने, और वो कंपनी ओएनडीसी के साथ इंटीग्रेटेड है, तो उस कंपनी में डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये है ओएनडीसी, इसे बोलते हैं ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ठीक है। इसके एमडी सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है किसको, विभोर जैन जी को। ठीक है जी। और कुछ नहीं है, ये शक्ल इनकी यहाँ पर देख लीजिए, फोटो साइड में लगा रखी है। आगे चलते हैं। चलिए, ट्रेंडिंग पर्सन मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पर्सन आज न्यूज़ में रहे, इस बार न्यूज़ में रहे। सबसे पहले चाहिए महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये अभी क्या हुआ, इनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है। April 11 2026 से 2024 28 तक हम सेलिब्रेशन करेंगे इनका, 2 साल तक हम सेलिब्रेशन करेंगे इनका। पर इनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी शुरू कर दी गई है। ठीक है। थे कौन, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फूले। इनको फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, और ये सोशल एक्टिविस्ट है, थिंकर है। ठीक है। अब इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो है ये, 1873 सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया था। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। 1873 में ना सत्य शोधक समाज बनाया गया था। ठीक है। और इन्होंने करा क्या है, देखो इनको टाइटल जो, ये सोशल जस्टिस के लिए, इक्वल ह्यूमन राइट्स, वुमेन एजुकेशन, इन सब के लिए इन्होंने वो करा था। बेसिकली ये जो डाउन ट्रेडन होते हैं
जो बेसिकली अनटचेबल थे उनके लिए बहुत काम करा था उन्होंने। महात्मा ज्योतिबा फूले, महाराष्ट्र के थे। ठीक है। महात्मा टाइटल इन्हें किसने दिया है? ये सोशल रिफॉर्मर विठल भाई कृष्ण जी वाणेकर जी ने ना दिया है। इनकी बुक्स याद रख लीजिए। गुलामगिरी, तृतीय रत्न। गुलामगिरी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि किसने दिया गया है इन्हें, कौन सी बुक है, किस। इनकी वाइफ भी है, सावित्री बाई फुले। ठीक है। इनका भी काफी कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट होती थी या फिर अनटचेबल होते थे उनके लिए टीचिंग में कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है इनका। तो इनके लिए जो वो कराया इन्होंने, इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर का इनको टैग भी दिया गया। इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्री बाई फुले। और कुछ नहीं, बस इतना याद रखने की कोशिश करिए कि महात्मा ज्योतिबा फूले सोशल रिफॉर्मर थे। इनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और जो ये चलेगा स्पैन 2026 से 2028 तक। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है इन्हें। महात्मा, इनकी फोटो लगी है, उनकी वाइफ की फोटो लगी है साइड में। महात्मा ज्योतिबा फूले याद हो गया। ठीक है। चलो। बोन वंदना शिवनंदन, ये कौन है? ये न्यूज में थी काफी सारी पर्सन इन में। तो ये क्या बन गई है? इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में टॉप रेटेड फीमेल चेस प्लेयर का इन्हें वो मिल गया है, खिताब। ठीक है। 25 साल की है। ठीक है। और इनको जो वहाँ की है, मतलब ब्रिटेन की है, इनको फीमेल चेस प्लेयर का टॉप टॉप रेट, मतलब रेटिंग में ये सबसे ऊपर चलेगी फीमेल प्लेयर में, कहाँ? इंग्लैंड ब्रिटेन में। ठीक है। केवल 25 साल की है अभी ये। तो याद रखना, वंदना शिवनंदन। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वंदना शिवनंदन किससे रिलेटेड है? तो चेस से रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, या टेनिस से रिलेटेड है, या क्रिकेट से रिलेटेड है? तो ये किससे हो जाएगा? चेस से रिलेटेड है। ठीक है। इंडियन ओरिजिन की है तो इसीलिए न्यूज में आई है, तो हम कवर कर लें। फीडे के बारे में पढ़ दीजिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में थोड़ा। फाउंडिंग ईयर 1924 जुलाई 20। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुजियाना स्विट्जरलैंड में। ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर है लुजियाना स्विट्जरलैंड में। एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए अलग से। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द हिस्ट्री कौन है? सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा जी, की कहाँ के? यूएस के। 12 साल 24 दिन 24 महीना 25 दिन में 2021 में इन्होंने ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीत लिया था। इस टाइम सबसे छोटे हैं। और अभी पिछले साइड में हमने पढ़ा था, मतलब पिछले वाली जो कल वाली स्लाइड थी इसमें एक अर्जेंटीना के ग्रैंड स्लैम जो ने सबसे ज्यादा छोटी उम्र में करा था, सेकंड वो बने थे अभिमन्यु मिश्रा जी के बाद। उनका नाम क्या था? कोई बना सकता है? अर्जेंटीना के थे, देखना आप पिछली साइड में। ठीक है। तो यंगेस्ट तो यही है, सेकंड यंगेस्ट उन्हीं का है जो अर्जेंटीना के शायद से फोर्तिदो ओरे उनका नाम था। ठीक है। बोंदना जो शिवनंदन है, ये ब्रिटेन की टॉप रेटेड चेस प्लेयर बन चुकी फीमेल चेस प्लेयर। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में थी। आगे चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट वाला टॉपिक हम करते हैं। सी डी गोपीनाथ। अब इनका क्या है? ये सी डी गोपीनाथ जी अभी इनका डेथ हो गई है, पास अवे। ठीक है। 96 एज के थे ये, अब न्यूज में थे। तो ये क्या थे? इंडियाज ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, इनको वो मिला हुआ था टाइटल। ये अभी तक के ये ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे जो अभी तक जिंदा थे। ठीक है। इंडियाज के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर। तो बस यही इनसे पूछा पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि रिसेंटली हैज बीन पास्ड अवे, ही वाज द इंडियाज ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, तो वो है सी डी गोपीनाथ जी। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट करें आगे। 96 ईयर में इनकी डेथ होगी इसी महीने। चलो आगे। नेक्स्ट है आशा भोसले जी। ये न्यूज़ में थी काफ़ी अभी, आपने देखा भी होगा, इनकी डिमाइस हो गया। ठीक है जी। इंडियाज मोस्ट लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर थी ये। ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड आर्टिस्ट, म्यूजिक स्ट्रीम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम था इनका। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था इनको 2000 में, पद्म विभूषण भी मिला था, और नेशनल फिल्म अवार्ड, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो इनका याद रखना, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो यही पूछा जा रहा था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें कब मिला था। तो 2000 में मिला था। पद्म विभूषण 2008 में। नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिले। तो ऐसे थोड़ा सा बहुत जीए आपको करंट में याद होना चाहिए कि आशा भोसले जी का डिमाइस हो चुका है। ठीक है। प्लेबैक सिंगर थी।
क्या पता ऐसे ही पूछ ले, अगर बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाया। रिसेंटली द फेमस इंडिविजुअल डिमाइस हुआ है जिनका नाम आशा भोसले, वो क्या थी? तो कोई पूछ ले कथक, कथक डांसर थी, या फिर क्रिकेट प्लेयर थी, या फिर कुछ पॉलिटिशियन थी, तो शी वॉज प्लेबैक सिंगर, हिंदी प्लेबैक सिंगर। मराठी में भी इन्होंने गाने गाए, महाराष्ट्र की रहने वाली है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस में आ गए हैं। चलिए जी, सबसे पहला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन। कुछ नहीं, वहाँ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है किस में? स्पेस क्राफ्ट मिशन में, स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ हुई है? बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, किस किसने करवाई है? इसरो, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एएसआई, और इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स। ठीक है, इन्होंने करी। कुछ नहीं, वहां पर जाके ये बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमें स्पेस क्राफ्ट बनाने चाहिए, कैसे मिशन होने चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, बस ये डिस्कशन हो रहा है। ठीक है जी। इनॉग्रेट किसने किया है? डॉक्टर एएस किरण कुमार, ये फॉर्मर इसरो चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है जी, थीम याद रख लीजिए अगर पूछेगा। इनोवेटिव ऑपरेशन फॉर स्मार्ट एंड ये सब चीज ब्ला ब्ला ब्ला, सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन। अब इसरो आ गया है, तो इसरो का कितनी बार बता दिया, ऐसे थर्ड टाइम चैनल में। इसरो कब फॉर्म हुई थी? कोई बताएगा? इसरो कब फॉर्म हुई थी? जी बता। 1969, 15 अगस्त, 15 अगस्त में इसरो फॉर्म हुई थी। ठीक है जी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर है। और जो उसके चेयरमैन है वो कौन है इस टाइम पे? इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायण, डॉक्टर वी नारायण। ठीक है जी, ये इसरो के चेयरमैन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेस से भी कोई रिलेटेड है भी, तो करंट चेयरमैन जो है वो डॉक्टर वी नारायण है। ठीक है जी, ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स है, इसके बारे में पढ़ लेगा। पॉसिबिलिटी कम है कि इंडियन एग्जाम्स में ये पूछा है, फिर भी मैंने एज ए इन्फॉर्मेशन आपको लिख दिया नीचे, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, आगे चलें। चलते हैं जी। इंडिया फार्मा 2026, ये भी एक कॉन्फ्रेंस है। डेट बिल्कुल याद नहीं रहता, क्या करूं? ठीक है, याद तो नहीं रह पाएगा, पर मैं जो मेन मेन बता रहा हूँ, जैसे इसरो का याद रख लीजिए आप। ठीक है, जरूरी नहीं है काफ़ी सारी कि हर चीज़ याद रह पाए, जैसे इसरो का याद रख लेना आप। ठीक है, ऐसी चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा नहीं। अब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर 8 अप्रैल से 20 अप्रैल के 10 अप्रैल, ये नहीं पूछेगा कोई, ये तो कचरा है। नहीं, याद नहीं रखना है इसको, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मेन मेन इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिए और बार बार उसे देख। जैसे इसरो का मैं जब भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं याद करवा दूंगा इसको आपको। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, 1969 बोल बोल के मैं आपको याद करवा दूंगा। इसरो का फाउंडेशन 1969 15 अगस्त को हुआ था। ठीक है, और इसका चेयरमैन भी मैं बोल बोल के आपको याद करवा दूंगा। जब ये चेंज होंगे तो दूसरा आएगा, तो उनका भी याद करवा दूंगा मैं। तो ऐसे ही जब बार बार आप चीजें रिपीट करते हैं ना उसको, तो वो ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाती है। ऐसा होता है। एक बार याद करने से कुछ नहीं होगा, एक बार लिखने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक बार करना। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन करिए बार बार, जितनी बार हो सकता है रिवीजन करिए। अपने आसपास मतलब सुबह पढ़ा उसी को शाम को पढ़िए थोड़ा टाइम, पर थोड़ा सा देखिए, ऐसे नहीं कि मतलब बैठ के लेगा उसे। रिवीजन का मतलब होता है जल्दी जल्दी उसको स्क्रीन कर देना। ठीक है, तो रिवीजन करिए जरूर, तभी चीज़ें याद होगी। मेन मैन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिए। मैं बता रहा हूँ ना, आप इसे देख भी लेंगे ना, अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स के टाइम में, तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जब आपने देखी होती है ना चीज़ें, तो आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको दिखेगा यार इसरो फाउंडेशन इधर, ये तो मुझे याद है 1969, तो सीधा आंसर आप 1969 मार्क करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है ना, वो वहीं पर कैलिब्रेट करने की कोशिश करता है कि जो आपने पहले जो चीज़ें देखी है उसी को मैं मार्क करूँ आंसर। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको ऐसे में कभी भी। रिवीजन रिवीजन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फार्मा 2024 कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ हुई है? फेडरेशन हाउस फिक्की, न्यू दिल्ली में। किसकी कौन एनुअल कॉन्फ्रेंस है? फार्मास्यूटिकल सेक्टर की है, जितनी भी कंपनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वहां जाके डिस्कस कर रहे होंगे, यार ये ड्रग बनाना है, ऐसे ड्रग होना चाहिए,
ये केमिकल्स यूज़ करने, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसे हम अपना इकोनॉमी ग्रो करेंगे, ये जब डिस्कशन हो रहा है कुछ नहीं। हमें जो याद करना है वो क्या करना है, थीम, डिस्कवर इन इंडिया लीप फॉरगेटिंग लाइफ साइंसेस इनोवेशन। ठीक है, ये इसकी थीम है। कॉन्फ्रेंस में आउटलाइन किया गया 100 न्यू ड्रग्स 2047 तक बनाएंगे हम, बोल दिया है ऐसे। अब बोल दिया है तो देखेंगे आगे। ठीक है जी। अब थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कर लेते हैं इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। थर्ड लार्जेस्ट एंड ग्लोबल प्लेयर इन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल बाय वॉल्यूम, तीसरा। ठीक है। 20% हम क्या करते हैं, ग्लोबल सप्लाई जेनेरिक्स मैन्युफैक्चर, मतलब 20% ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारा हाथ है। ठीक है, किसके लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए। ग्लोबल 20% हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी। एफडीआई जो है कि 100% है, कोई बाहर की कंपनी आती है ऑटोमेटिक रूट से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने से। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहती है तो उसको 100% एफडीआई, मतलब वो सारा का सारा पैसा लेके आ सकती है। 5-6 करोड़, जैसे 5 करोड़ उसके पास है तो 5 करोड़ का 5 करोड़ लेके आ जाएगी और अपना नया सेटअप तैयार कर देगी यहाँ पर इंडिया में। उसे बोला जाता है ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड में 74% एफडीआई रखी है ऑटोमेटिक रूट से। ब्राउन फील्ड का मतलब है कोई पहले से ही यहाँ पर प्लांट है, छोटी कंपनी है। ठीक है, उस छोटी कंपनी में को और पैसा कराया, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो वो 74% उसी उसके मतलब जो बाकी का परसेंट, मतलब कितना, 26, 26 आई थिंक, 26% उसी के पास रहेगा। पर जो बाहर वाली कंपनी है 74% पैसा वो लगा सकती है। ठीक है, ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब ब्राउन फील्ड का मतलब होता है ब्राउन मतलब ओल्ड, ग्रीन का मतलब एकदम न्यू। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में 100% है और ब्राउन फील्ड में 74% है। ठीक है, थोड़ा सा फिक्की के बारे में पढ़ लीजिए। फिक्की क्या है। ठीक है, कहाँ है ये फिक्की, ये क्वेश्चन आता है भाई। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट इसका 1927 में हुआ था। ठीक है, और ये है क्या चीज, महात्मा गांधी जी की एडवाइस में किसने बनाई थी, जीडी बिरला ने बनाई थी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने बनाई थी। एडवाइस किसने करा था, महात्मा गांधी जी ने करा था, और बनाया किसने, जीडी बिरला जी एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास जी। ठीक है, ओल्डेस्ट है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। पर ये करती क्या है फिक्की, फिक्की का काम है कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाती है, उससे रिलेटेड डिस्कशन करती है और गवर्नमेंट को अपना एक, अपनी तरफ से एक अपना प्रपोजल बताती है कि हमारे उसमें ये करना चाहिए, टैक्सेशन में ये करना चाहिए, जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन होता है, जो भी इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स है वो गवर्नमेंट को बताती है, एज ए ब्रिज है ये बीच में। सर नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट क्लास। अच्छा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। चलिए कोई नहीं, जिसका नहीं है क्लास वो करिए, और जिसकी क्लास है वो जा सकता है। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना यूट्यूब में इसको। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास है नेक्स्ट। ठीक है, कोई नहीं, जिसकी क्लास है वो प्लीज़ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्योग्राफी में एंटर कर लीजिए, और ये आप देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही हो नारा, ठीक है, बाय सर, बाय बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पैक्स सिलिका फ्रेमवर्क। ठीक है, अलायंस में ये क्या है देख लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं, जितने कंटिन्यू करेंगे फिर हम देखते हैं। ठीक है, पैक्स सिलिका फ्रेमवर्क अलायंस। ठीक है, पैक्स सिलिका फ्रेमवर्क अलायंस किसका है, यूएस का है, यूनाइटेड नेशन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का है। ठीक है, तो ये है क्या चीज़, ये यूएस का एक स्ट्रैटेजिक अलायंस है जिसमें क्या है, जो और कंट्रीज को जोड़ा जा रहा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स में डील करती है। ठीक है, उन कंट्रीज को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये पैक्सिल अभी जो स्टेट सिक्योरिटी है, स्टेट सिक्योरिटी है यूएस के, स्टेट मार्को रूबियो, ये इंडिया आए थे तो इन्होंने क्या किया, इंडिया को प्रपोज किया कि आप भी पैक्सिली का ज्वाइन करिए हमारे। तो इसमें और भी कंट्रीज है। ठीक है, तो और भी कंट्रीज है तो आपको भी हेल्प मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और सेमीकंडक्टर्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स में। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, 2025 में स्टार्ट करा था इसमें, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इसराइल, जापान, ये सब कंट्रीज हैं। रिसेंट एंट्रेंस में कौन हो गया, एक यूएई, और अभी इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया, कतर। ठीक है, कतर भी है और हमारा इंडिया भी है। तो तीन कंट्री अभी रिसेंट एंट्रेंट है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पैक्सिली का किसका इनिशिएटिव है, तो यूएसए का इनिशिएटिव है। और किससे रिलेटेड है, तो ये सप्लाई चेन से रिलेटेड है, किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्या, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। ये अभी न्यूज़ में भी था पैक्सिली का फ्रेमवर्क या अलायंस, तो ये आप याद रखना। ठीक है, इंडिया ने इसे ज्वाइन कर लिया है फॉर्मली।
चलिए जी आगे चलते हैं। रन संवाद 2026। ठीक है, ये क्या हुआ अभी? ये रन संवाद 2026 एडिशन, सेकंड एडिशन है इसका। कहाँ पर हुआ है ये? वेन्यू देखिए इसका, एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है जी, कुछ नहीं है, नेशनल ट्राई सर्विस का सेमिनार था। जो ट्राई सर्विस हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इसका एक सेमिनार था जो कि हुआ। वेन्यू कहाँ था उसका? बेंगलुरु कर्नाटका में। कुछ नहीं, इन्होंने डिस्कस करा होगा, थीम इसकी यही है, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड इम्परेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। ठीक है जी, ये इसकी थीम थी। सीडीएस के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा, रन संवाद के बारे में आपका पता लग गया। सीडीएस पढ़ लीजिए। सीडीएस कौन सा चेयरमैन होते हैं हमारे किसके? चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीज, जो सर्व करती है एज ए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो सीडीएस उसे हेड करते हैं, सीधे ये सीधे सीधे डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं सीडीएस। तो अभी कौन है? जनरल एस राजा सुब्रमणी। ठीक है, इससे पहले कौन थे? ये पहले हैं, ये सेकंड है। तो अब इससे पहले कौन थे? नहीं नहीं, ये थर्ड है, सॉरी। इससे पहले अनिल चौहान थे। अनिल चौहान जी से पहले कौन थे? हमारे जनरल बिपिन रावत। तो ये थर्ड नंबर के जनरल एन एस राजा सुब्रमणी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाँ, ये है अब G7 वन हेल्थ समिट। ठीक है जी, ये हुआ है कहाँ पर? लियोन फ्रांस में। लियोन फ्रांस देखना आप कहाँ पर है, फ्रांस में है लियोन। एक कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री है, कंट्री नहीं जगह है लियोन, बहुत खूबसूरत है फ्रांस में। ठीक है, G7 का वहाँ पर हेल्थ समिट हुआ है, वहाँ पर वन हेल्थ समिट। ठीक है, एम क्या है? कुछ नहीं, हाई क्वालिटी हम डायग्नोस्टिक देंगे, अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक, कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम जो डिजीज़ को डिटेक्ट कर पाए। ये उन्होंने डिस्कस करा वहाँ पर। समिट हो रहा है, कुछ डिस्कशन चल रहा होगा, इतनी सारी कंट्रीज बैठी होंगी, डिस्कशन चलेगा। और क्वेश्चन ये आएगा कि G7 वन हेल्थ समिट कहाँ हुआ? तो वो लियोन फ्रांस में हुआ अभी। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्रुप ऑफ G7 के बारे में पढ़ लेते हैं कि ग्रुप ऑफ सेवन G7, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है ये देखो, मैंने वो लगाया पूरा का पूरा। तो इसमें ये कंट्रीज हैं आपकी, कनाडा होगी, यहाँ पर फ्रांस होगी, जर्मनी, जापान, यूके। ठीक है, यूके, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन भी है इसमें जैसे पार्टिसिपेंट, इटली, जापान। ठीक है, पहले ये G7 जो G8 होता था, पहले क्या होता था? G8 होता था। ठीक है, पर 2014 2014 में हुआ क्या? रशिया, जो G7 में होता था तब वो G8 होती थी पहले। ठीक है, और यहाँ पर रशिया भी होता था। पर जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे अटैक करा, क्रीमिया यूक्रेन की एक रीजन है, छोटा सा आइलैंड है, इतना सा, यूक्रेन के एकदम नीचे, पर यूक्रेन का वो था उस पर, यूक्रेन का वो पार्ट था, टेरिटरी थी, पर रशिया ने इसको अपने उसमें ले लिया। तो ये G8 ने क्या करा? रशिया को बाहर फेंक दिया कि नहीं, अब तू हमारे साथ नहीं रहेगा, हम बनेंगे G7, तो तू बाहर निकल यहाँ से। तो G7 रह गया ये बेचारा। ठीक है, रशिया को बाहर निकाल दिया 2014 में। ठीक है जी, तो ये याद रहेगा आपको, G7 और G8 के बीच में डिफरेंस। तो जी प्रीवियसली G7 वॉज अ G8 कंट्रीज, रशिया ने एग्जिट किया नहीं, उसको कराया गया, मतलब उसको बाहर निकाला गया। ठीक है जी, कि आप दूसरी कंट्री की टेरिटरी एनेक्स कर रहे हो। ठीक है, तो एनेक्सेशन कर दिया था यूक्रेन की टेरिटरी का, क्रीमिया। आप डालोगे इंटरनेट पे तो आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी 2014 में। चलिए नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग प्लेसेस। कौन कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में है? एक सेकेंड रुक जाइए जरा, लैपटॉप चार्जर। ठीक है, चलते हैं आगे। कौन कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में है देखते हैं जी। सबसे पहले है मुंद्रा पोर्ट ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट न्यूज़ में था अभी। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि क्या है, इसने क्या कर दिया है, ट्रेडिशनली जो मरीन गेटवेज थे लाइक चेन्नई और एन्नोर, तमिलनाडु में, वो क्या करते थे, इंडिया के लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब थे। मतलब यहाँ वहाँ से बहुत सारी गाड़ी एक्सपोर्ट होती थी दूसरी कंट्रीज में। गाड़ियाँ बन बन के चेन्नई में बन रही है, तमिलनाडु में बन रही है, वहाँ से बन बन के एक्सपोर्ट होती थी, बड़े बड़े जहाज में जा रही हैं। इनको
अब सरपास कर दिया किसने, अडानी का मुंद्रा पोर्ट ने। ये कहाँ है, गुजरात में। अब यहाँ से जा रही है इतनी बड़ी जो भी वो थी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, वो यहाँ गुजरात में स्टैब्लिश है, उनका भी एक प्लांट होगा यहाँ पर। अब यहाँ से जा रही है वो सबके सब। जारी का मतलब क्या है कि मतलब उन्होंने ज़्यादा अपना वो कर दिया प्रोडक्शन, और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितना यहाँ से हो रहा होगा उससे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर मुद्रा पोर्ट से। तो ये मुद्रा पोर्ट ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट हब में रिकॉर्ड बना दिया, ऑटोमेटिक लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन चुका है। ऑटोमोबाइल याद रखना, ऑटोमोबाइल का है केवल। जो कार वगैरह बनती है, देखो फोटो दिख रहे हो कितनी सारी कारें हैं, ये ऐसे चढ़ रही हैं फिर यहाँ पर ऊपर, ये फिर शिप में जाती है दूसरी कंट्रीज में बिकने के लिए। तो ऐसा है। तो मुंद्रा पोर्ट ने ये ओवर कर लिया है। तो मुंद्रा पोर्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, ठीक है। ये कंट्री कंपनीज वहाँ पर है, मारुति सुजुकी निसान टोयोटा, ये सब कंपनीज वहाँ पर हैं।